वेलकम फ्रेंड्स, डिवाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can receive the notification। शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो अभी तक हमने जाना कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए। इसकी शुरुआत की थी हमने कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। फिर सरकार के अलग अलग स्तर हमने जाने। फिर पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य कितने होते हैं, और राष्ट्रपति किस तरीके से पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। तो अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो 530 लोग राज्यों से चुन करके जाते हैं डायरेक्टली, वो 530 लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। फिर 13 लोग जो यूनियन टेरिटरीज से डायरेक्टली चुन करके जाते हैं लोकसभा में, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। फिर इनडायरेक्टली जो चुन करके जाते हैं, जिनका चुनाव एमएलएस करते हैं, 233 लोगों का। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव होता है उसी तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। दीज एमपीज टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट। इन्हीं एमपीज से मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। 530 प्लस 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 545। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब चुनाव पूरे हो गए हैं, तो अब पार्लियामेंट का क्या काम है। पार्लियामेंट का काम है, पहला काम, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा। मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे 543, चूंकि 2 लोग तो नॉमिनेटेड होते हैं, तो मेजॉरिटी निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितने टोटल मेंबर्स होते हैं उनको डिवाइड कीजिए 2 से, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको 543 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको 272 प्लस मेंबर्स फॉर्मिंग रूलिंग पार्टी। तो अगर आपको सरकार बनानी है, रूलिंग पार्टी में जाना है, तो आपके पास 272 प्लस सदस्य होने चाहिए। अब इनके बाद जो बच गए हैं सदस्य, वो सब मिलकर के एक कोलिएशन बना सकते हैं, जिसको अपोजिशन कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। और विपक्ष में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। तो जितने दल जो सरकार का विरोध करते हैं वो सब दल मिलकर के अपोजिशन कहलाते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल की अगर बात करें, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी आप बहुत सारे मंत्रियों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में सुनते रहते होंगे, जैसे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर्स,
रेलवे मिनिस्टर्स, रेल मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। तो जब एक बार कोई व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर फ्री होता है कि किसी भी व्यक्ति को वो अलग अलग मिनिस्टर्स बना सकता है, इन पोस्ट को वो दे सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन who work together to implement the laws made by parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. तो जब कभी हम सरकार की बात करते हैं जनरली कि सरकार को ये करना चाहिए, तब हम वास्तव में उस एग्जीक्यूटिव की ही बात कर रहे होते हैं। और एग्जीक्यूटिव में मेनली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो मुख्य मुख्य पद होते हैं मिनिस्टर्स के, जिन पदों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, एचआरडी मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो। तो ये सब के सब मिलकर के इनके साथ प्राइम मिनिस्टर इन सब के मुखिया होते ही होते हैं। तो इसको मेनली एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और हम जो जनरली बात करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि सरकार ने ये काम सही किया या सरकार ने ये काम सही नहीं किया, तो हम मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव की बात ही कर रहे होते हैं। When different political parties who are interested in similar concern join together to form government is known as coalition government. Coalition government means गठबंधन सरकार। इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि 4-5 लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि यार आज कुछ अच्छा खाया जाए, जैसे मान लो खीर खाई जाए। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि यार मेरे घर पे दूध रखा है लेकिन और कुछ नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर पे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं लेकिन और कुछ नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर पे चीनी है लेकिन और कुछ नहीं है। चौथे व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर पे गैस का सिलेंडर फुल भरा हुआ है लेकिन और कुछ नहीं है। तो सभी लोगों ने मिलकर के अपने अपने शेयर एक साथ डाल कर के खीर बना ली और फिर बाद में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो ठीक वैसे ही अगर किसी एक सिंगल पार्टी के पास 272 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तब वो छोटे छोटे दलों से ये कहता है कि आप हमारी सरकार में शामिल हो जाओ। तो वो उन सब का सपोर्ट या समर्थन जुटाने के लिए ऐसा करते हैं और बनाते हैं फिर एक कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज who are interested in similar concern, उनके एक से मुद्दे होने चाहिए, एक से इशू होने चाहिए, तो वो एक साथ ज्वाइन करते हैं और सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम MLAs कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वो मिलकर के राज्यसभा का चुनाव करते हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। अब किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए, बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, लॉ को कहते हैं कानून। तो कानून बनने के लिए किसी भी बिल को लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी मेजॉरिटी में पास होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। पहला कार्य तो देख लिया हमने, दूसरा कार्य देखते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्रश्नकाल चलता है। तो कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी सरकार से किसी भी तरह की कोई सूचना मांग सकता है इस 1 घंटे के दौरान, और इसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं कि इतने पैसे सरकार ने इसमें खर्च किए, तो कहाँ कहाँ खर्च किए,
ऐसे जब आप प्रश्न सरकार से पूछते हैं तो पूरी पार्लियामेंट मिलके जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके आसपास के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है, इन पे पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है, ताकि जो भी वो पैसे खर्च करें, जो भी रूल, जो भी नियम नीतियाँ वो बनाएं, उस पर संसद का, पार्लियामेंट का कंट्रोल बना रहे। द अपोजिशन पार्टीज play a critical role in healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of government and government gets valuable feedback. अगर कहीं पे कोई ड्रॉबैक है किसी भी पॉलिसी में तो ये अपोजिशन पार्टीज़, पूरे संपूर्ण अपोजिशन का एक दायित्व बनता है कि वो सरकार की ड्रॉबैक्स को, कमियों को जनता के सामने लाए और सरकार को भी इससे फीडबैक मिलता है कि कहाँ पे वो सही काम कर रही है और कहाँ पे उसका काम सही नहीं है। ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट। जहाँ कहीं भी सरकार को कोई भी पैसा खर्च करना है, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा होता है और इस पैसे को खर्च करने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की, संपूर्ण संसद की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज, ये भी एक प्रकार है जिससे पार्लियामेंट, संसद सरकार पे नियंत्रण या कंट्रोल रखती है, उसको गाइड करती है, उसको इन्फॉर्म करती है, सूचना देती है। तीसरा इम्पोर्टेंट काम है लॉ मेकिंग, कानूनों का निर्माण करना। इसके लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर है, अगला चैप्टर 4। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं? गाँव से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शहरों से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो दलित कम्युनिटीज़ से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। तो इसके लिए पार्लियामेंट में कुछ एक प्रोविजंस हैं। एसटीज़ के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स, जो 543 सीटें हमने देखी थी, उनमें से 47 सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, फिर एसटीज़ के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, फिर अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जनरल कहा जाता है, लेकिन ये अनरिजर्व्ड हैं, इनसे कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। ये 412 सीटें हैं, 412। कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि अगर पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी जनसंख्या में से आधी जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो उन्हें 33%, 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, संसद में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो रियलिटी ये है कि आज की तारीख में, जब 2020 में ये वीडियो बन रहा है, तो केवल 11% महिलाएं ही संसद में चुनकर के आई हैं, जो कि जो पहला इलेक्शन हुआ था, सबसे पहली लोकसभा के लिए जब इलेक्शन हुआ था, तब केवल 4% महिलाएं ही संसद भवन तक पहुंची थी। तो इसको किसी कार्टूनिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। सबकी सब जगह पुरुषों ने गेट के ऊपर अपना अड्डा जमाया हुआ है, कब्जा जमाया हुआ है, ऊपर से कोई चिल्ला भी रहा है, सामने से एक महिला खड़ी है विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के। तो पुरुष, सभी पुरुष मिलकर के कह रहे हैं, जिनका एक प्रतिनिधि है, कि डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। हम कैसे ना कैसे तुम्हें संसद में बुला लेंगे, तुम्हारे लिए संसद में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन संसद में उसकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, उसको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। 33% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा उसको। ये केवल एक सजेशन ही है अभी। फिर कुछ ग्लोसरी है जो आपकी चैप्टर के सबसे लास्ट में दी गई है, वो आपको पढ़नी चाहिए। अप्रूवल, कोलिएशन, अनरिजॉल्व्ड। तो आप सभी का धन्यवाद। एनसीईआरटी बुक्स का धन्यवाद, इंटरनेट और गूगल का धन्यवाद, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का धन्यवाद, सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके बताएं, उत्तर देने का
बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।